द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14-18। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। इस अधिकार का मूल उद्देश्य केवल सभी व्यक्तियों के साथ बिल्कुल समान व्यवहार करना नहीं है, बल्कि समान परिस्थितियों वाले व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार और वास्तविक रूप से असमान परिस्थितियों में आवश्यकतानुसार अलग व्यवहार सुनिश्चित करना भी है। इसी कारण भारतीय संविधान की समानता की अवधारणा औपचारिक समानता के साथ वास्तविक और सार्थक समानता को भी महत्व देती है। अनुच्छेद 14 विधि की समक्ष समानता और विधियों की समान संरक्षण की गारंटी देता है। अनुच्छेद 15 कुछ आधारों पर भेदभाव का निषेध करता है और विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता सुनिश्चित करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन करता है। अनुच्छेद 14 के अनुसार राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अनुच्छेद 14 प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, इसलिए इसका संरक्षण भारतीय नागरिकों के साथ विदेशियों को भी उपलब्ध है। विधि के समक्ष समानता की अवधारणा ब्रिटिश रूल ऑफ लॉ से प्रभावित है। विधि के समक्ष समानता का अर्थ है कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है और सामान्यतः सभी व्यक्ति समान कानून के अधीन हैं। राष्ट्रपति या सामान्य नागरिक दोनों संवैधानिक और कानूनी व्यवस्था के अधीन हैं, हालांकि संविधान कुछ पदों को उनके कार्यों के कारण विशेष संरक्षण प्रदान करता है। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को उनके पद से संबंधित कुछ संवैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। इसलिए समानता का अर्थ सभी परिस्थितियों में बिल्कुल एक जैसा कानूनी व्यवहार नहीं है। विधियों के समान संरक्षण की अवधारणा अमेरिकी संविधान से प्रभावित है। इसका अर्थ है समान परिस्थितियों में स्थित व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए। यदि दो समूहों की परिस्थितियां वास्तविक रूप से अलग हैं तो कानून उनके लिए अलग व्यवस्था कर सकता है। उदाहरण के लिए बच्चों, गर्भवती महिलाओं, दिव्यांग व्यक्तियों या सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान केवल इस कारण असमानता नहीं बन जाते कि वही सुविधा प्रत्येक व्यक्ति को नहीं दी गई। अनुच्छेद 14 वर्ग विधान को निषिद्ध करता है, लेकिन युक्तियुक्त वर्गीकरण की अनुमति देता है। युक्तियुक्त वर्गीकरण के लिए वर्गीकरण किसी स्पष्ट और समझ में आने वाले अंतर पर आधारित होना चाहिए। इस अंतर का कानून के उद्देश्य से तार्किक संबंध होना चाहिए। उदाहरण के लिए कम आय वाले व्यक्तियों के लिए विशेष आर्थिक सहायता योजना बनाई जा सकती है यदि आय आधारित वर्गीकरण का योजना के उद्देश्य से सीधा संबंध हो। मनमाना वर्गीकरण अनुच्छेद 14 की कसौटी पर टिक नहीं सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने समय के साथ अनुच्छेद 14 को केवल वर्गीकरण की कसौटी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि राज्य की मनमानी कार्रवाई के विरुद्ध भी विकसित किया। ई.पी. रोयप्पा मामले ने समानता और मनमानी को परस्पर विरोधी अवधारणाओं के रूप में देखने की दिशा मजबूत की। मेनका गांधी मामले ने अनुच्छेद 14 को निष्पक्षता, गैर मनमानी और न्यायसंगत राज्य कार्रवाई से और गहराई से जोड़ा। इस प्रकार राज्य का निर्णय केवल सबके लिए समान दिखाई देना पर्याप्त नहीं है, वह तर्कसंगत, निष्पक्ष और गैर मनमाना भी होना चाहिए। अनुच्छेद 15 का मूल उद्देश्य कुछ विशेष आधारों पर भेदभाव को रोकना है। अनुच्छेद 15 के प्रमुख संरक्षण केवल नागरिकों के लिए हैं। अनुच्छेद 15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यहाँ केवल शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि उचित संवैधानिक उद्देश्य से अन्य वैध आधारों पर वर्गीकरण संभव हो सकता है। अनुच्छेद 15 खंड 2 सार्वजनिक उपयोग के कुछ स्थानों तक पहुँच में धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों तक पहुँच में ऐसा भेदभाव निषिद्ध है। राज्य निधि से पुनर्तः या आंशिक रूप से संचालित अथवा सामान्य जनता के उपयोग के लिए समर्पित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों और सार्वजनिक स्थलों के उपयोग में भी ऐसा भेदभाव निषिद्ध है। अनुच्छेद 15 खंड 2 का महत्व यह है कि इसका प्रभाव केवल राज्य की कार्रवाई तक सीमित नहीं रहता, बल्कि कुछ निजी व्यवहारों पर भी लागू हो सकता है। अनुच्छेद 15 खंड 3 राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए महिलाओं के लिए विशेष सुविधाएं, मातृत्व संबंधी संरक्षण या बच्चों के कल्याण के लिए विशेष व्यवस्था संवैधानिक रूप से संभव है।
अनुच्छेद 15 खंड 4 राज्य को सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है। ये प्रावधान प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था। इसकी पृष्ठभूमि में राज्य मद्रास बनाम चंपकमदोरराजन मामला महत्वपूर्ण था। अनुच्छेद 15 खंड 5 राज्य को सामाजिक और शैक्षिकी रूप से पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की उन्नति के लिए शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश से संबंधित विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। ये व्यवस्था निजी शैक्षणिक संस्थानों तक भी विस्तृत हो सकती है, चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हो या नहीं। अनुच्छेद 30 खंड 1 के अंतर्गत अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित शैक्षणिक संस्थान अनुच्छेद 15 खंड 5 की इस व्यवस्था से बाहर हैं। अनुच्छेद 15 खंड 6 आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण की संवैधानिक अनुमति देता है। ये प्रावधान 103वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जोड़ा गया। ईडब्ल्यूएस के लिए शैक्षणिक संस्थानों में मौजूदा सीटों के अतिरिक्त प्रत्येक श्रेणी में अधिकतम 10% तक आरक्षण का संवैधानिक आधार उपलब्ध कराया गया। अनुच्छेद 30 खंड 1 के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान इस प्रावधान के दायरे से बाहर हैं। जनहित अभियान बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन और ईडब्ल्यूएस आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बहुमत से बरकरार रखा। अनुच्छेद 16 राज्य के अधीन रोजगार या नियुक्ति से संबंधित अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 का संरक्षण नागरिकों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16 खंड 1 सभी नागरिकों को राज्य के अधीन किसी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में अवसर की समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 खंड 2 धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, वंश, जन्मस्थान, निवास या इनमें से किसी आधार पर सार्वजनिक रोजगार में भेदभाव का निषेध करता है। अनुच्छेद 16 केवल सरकारी या राज्य के अधीन रोजगार से संबंधित है। ये सामान्य निजी रोजगार के लिए समान संवैधानिक नियम नहीं बनाता। अनुच्छेद 16 खंड 3 संसद को कुछ पदों या नियुक्तियों के लिए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में निवास संबंधी आवश्यकता निर्धारित करने की शक्ति देता है। ये शक्ति संसद की है। कोई राज्य विधानमंडल स्वतंत्र रूप से इस खंड के आधार पर ऐसी आवश्यकता निर्धारित नहीं कर सकता। अनुच्छेद 16 खंड 4 राज्य को ऐसे पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में नियुक्तियों या पदों में आरक्षण की अनुमति देता है जिसका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 16 खंड 4 को समानता के सामान्य सिद्धांत के विरोध के रूप में नहीं बल्कि वास्तविक अवसर की समानता प्राप्त करने के साधन के रूप में समझा गया है। इंदिरा साहनी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांत स्थापित किए। इस निर्णय ने अन्य पिछड़े वर्गों के संदर्भ में क्रीमी लेयर को आरक्षण के लाभ से बाहर रखने के सिद्धांत को स्वीकार किया। इंदिरा साहनी मामले में सामान्यतः आरक्षण की 50% सीमा का सिद्धांत भी प्रतिपादित किया गया। हालांकि संवैधानिक न्यायशास्त्र में इसके अनुप्रयोग से संबंधित परिस्थितियां महत्वपूर्ण हैं। इंदिरा साहनी निर्णय ने अनुच्छेद 16 खंड 4 के अंतर्गत पदोन्नति में आरक्षण को स्वीकार नहीं किया था। इसके बाद 77वें संविधान संशोधन अधिनियम 1995 द्वारा अनुच्छेद 16 खंड 4A जोड़ा गया। अनुच्छेद 16 खंड 4A राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित परिस्थितियों में पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित प्रावधान बनाने की अनुमति देता है। 85वें संविधान संशोधन द्वारा पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में कॉन्सिक्वेंशियल सीनियरिटी से संबंधित व्यवस्था को संवैधानिक आधार दिया गया। अनुच्छेद 16 खंड 4B आरक्षित रिक्तियों के बैकलॉग को बाद के वर्ष में अलग श्रेणी के रूप में भरने से संबंधित व्यवस्था की अनुमति देता है। अनुच्छेद 16 खंड 5 धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था से संबंधित कुछ पदों के लिए उस धर्म या संप्रदाय से संबंधित व्यक्ति की आवश्यकता को संवैधानिक रूप से सुरक्षित करता है। अनुच्छेद 16 खंड 6 राज्य को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए नियुक्तियों और पदों में अधिकतम 10% तक आरक्षण की अनुमति देता है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण मौजूदा आरक्षण के अतिरिक्त प्रदान किया जा सकता है और इसकी संवैधानिक वैधता को जनहित अभियान मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने बरकरार रखा। आरक्षण अपने आप में मूल अधिकार नहीं माना जाता कि प्रत्येक स्थिति में राज्य आरक्षण देने के लिए बाध्य हो। अनुच्छेद 16 के विभिन्न सक्षमकारी प्रावधान राज्य को निर्धारित परिस्थितियों में आरक्षण करने की संवैधानिक शक्ति प्रदान करते हैं। एम नागराज और बाद के निर्णयों ने पदोन्नति में आरक्षण के संदर्भ में संवैधानिक सीमाओं, प्रशासनिक दक्षता और प्रतिनिधित्व जैसे प्रश्नों की व्याख्या की है।
जर्नैल सिंह मामले ने पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित न्यायिक सिद्धांतों को आगे स्पष्ट किया और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के पिछड़ेपन का मात्रात्मक डेटा एकत्र करने की आवश्यकता को स्वीकार नहीं किया। अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। अस्पृश्यता का किसी भी रूप में व्यवहार निषिद्ध है। अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी निर्योग्यता को लागू करना कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। अनुच्छेद 17 केवल राज्य के विरुद्ध नहीं बल्कि निजी व्यक्तियों के व्यवहार पर भी लागू होता है। ये सामाजिक समानता को सीधे संवैधानिक संरक्षण देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण प्रावधान है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अर्थ सामाजिक और जातिगत अस्पृश्यता से है, न कि सामान्य व्यक्तिगत या सामाजिक दूरी के प्रत्येक रूप से। अनुच्छेद 17 को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 बनाया। बाद में इसका नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 किया गया और इसके प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 भी जाति आधारित अत्याचार और भेदभाव के विरुद्ध व्यापक वैधानिक संरक्षण प्रदान करता है। अनुच्छेद 17 पूर्ण प्रकृति का अधिकार है। इसमें अस्पृश्यता के व्यवहार के लिए कोई संवैधानिक अपवाद प्रदान नहीं किया गया है। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन से संबंधित है। राज्य सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता को छोड़कर कोई उपाधि प्रदान नहीं कर सकता। इसका उद्देश्य लोकतांत्रिक गणराज्य में कृत्रिम सामाजिक पदानुक्रम और राज्य द्वारा निर्मित विशेष कुलीन वर्ग को रोकना है। भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से कोई उपहार, उपलब्धि या पद स्वीकार नहीं कर सकता। जो व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं है लेकिन राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करता है, वह राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री जैसे राष्ट्रीय पुरस्कार अनुच्छेद 18 द्वारा निषिद्ध उपाधियां नहीं माने गए हैं। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय पुरस्कारों की संवैधानिक वैधता स्वीकार की। इन राष्ट्रीय पुरस्कारों को व्यक्ति के नाम के आगे या पीछे स्थायी उपाधि की तरह इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सैन्य सम्मान और शैक्षणिक उपाधियां अनुच्छेद 18 के निषेध से बाहर हैं। इस प्रकार अनुच्छेद 14 कानूनी समानता का आधार बनाता है। अनुच्छेद 15 सामाजिक भेदभाव को रोकता है। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर देता है। अनुच्छेद 17 जातिगत अस्पृश्यता को समाप्त करता है और अनुच्छेद 18 गणतांत्रिक समानता के विरुद्ध उपाधियों की व्यवस्था को समाप्त करता है। हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही उपयोगी अध्ययन सामग्री के लिए वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा द परीक्षा अकेडमी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।